जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, 136वें क्रांति कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका योगी माथुर। मित्रों, पिछले कई दिनों से हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की क्रांति कथा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले भागों में जाना समझा कि काकोरी कांड के बाद कैसे पुलिस क्रांतिकारियों की पहले मुखबरी करवाती है, निगरानी करवाती है, फिर उसके बाद धरपकड़ करवाती है और 10 क्रांतिकारियों के बदले 40, 50 आम नागरिक को परेशान करती है, पराजित करती है, उठाती है, मारपीट करती है। लखनऊ जेल में क्रांतिकारियों को तसल्ली की बात यह थी कि जेल महोदय राय बहादुर चंपालाल का व्यवहार इन सभी के प्रति बहुत अच्छा था। वह कुछ समय पश्चात ही वह रिटायर होने वाले थे। इस कारण किसी की बद्दुआ लेने के पक्ष में नहीं थे। वह उन क्रांतिकारियों के प्रति बच्चों जैसा स्नेह प्रदर्शित करते थे और उन्हें उसके लिए सुविधाएं भी जुटाते रहते थे। जेल में अखाड़ा खुदवा दिया गया, जहाँ कुछ क्रांतिकारी नियमित रूप से व्यायाम करते और कुश्ती का अभ्यास करते। कबड्डी खेलना उनके दैनिक क्रिया में सम्मिलित हो गया था। इसके अतिरिक्त शतरंज और कैरम खेलने की सुविधा उन्हें प्रदान की गई थी। सबसे शतरंज और कैरम खेलने की सुविधा उन्हें प्रदान की थी। सबसे बड़ी बात यह थी, गाने बजाने का शौक पूरा करने, हारमोन रखने की सुविधा प्रदान की गई। क्रांतिकारियों के कारण यह जेल क्लब घर जैसा लगने लगी थी। लखनऊ जेल में रहते हुए क्रांतिकारियों के दिमाग में यह योजना भी आई कि राम प्रसाद बिस्मिल को जेल से भगा दिया जाए। उसकी उनकी तैयारी भी उन लोगों ने कर डाली। लोहे की छड़े काटने की यारी मंगा ली गई और बड़ी युक्ति पूर्वक उन्हें काट भी ली गई। पर कुछ सोच विचार कर राम प्रसाद बिस्मिल ने ही भागने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा यदि मैं भाग जाऊंगा तो अपने उन साथियों के साथ बेईमानी होगी जो नहीं भागेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जेल राय बहादुर चंपालाल का ख्याल आ जाता था, जिसका रिटायरमेंट अत्यंत निकट था और बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाते। राम प्रसाद बिस्मिल का सदैव ही आदर्श रहा कि वे विश्वास करे, उसके साथ कभी भी दगा नहीं करनी चाहिए। गिरफ्तार होने के बाद भागने से कि उन्हें कई अवसर मिले, पर वे कभी भागे नहीं। जिस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया था, उस समय उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई और उनके हाथ रस्सी से बांधे गए। उन्हें खुले रूप से ही कोतवाली तक ले जाया गया। पुलिस वालों ने उन पर इतना विश्वास किया, इसलिए वे उनको भी दगा देकर भागे नहीं। गिरफ्तार कर जब उन्हें कोतवाली पहुंचाया गया तो वहां उन्हें बिठा दिया गया और इसकी निगरानी के लिए एक ही सिपाही रखा गया। रात भर का जागा हुआ सोने के कारण उस सिपाही की भी नींद लग गई। बिस्मिल उस दिशा में वहां से नहीं भागे। भाग निकलने की सबसे बड़ी सुविधा तो उन्हें उस समय मिली जब अशफाकुल्लाह खां के घर की तलाशी लेने के पश्चात पुलिस के बड़े भाई की संदूक और कारतूस उठा लाई और यह सामान राम प्रसाद बिस्मिल के पास ही रखकर पुलिस वाले इधर उधर चले गए। वह सामान मुंशी जी के पास जमा रहने के लिए रखा गया था। यदि बिस्मिल चाहते तो बंदूक और कारतूस उठाकर चल देते। उस समय तो पुलिस का मुकाबला करने का साधन भी उसके पास था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बार बार बूढ़े मुंशी जी का ख्याल आ जाता, जिन पर उन इतना विश्वास करके वह हथियार वहां पर रख कर छोड़ गए। जब सुपरिटेंडेंट महोदय ने यह दृश्य देखा तो वह सामान हटवा कर उन्हें माल खाने में रखा गया। एक बार बिस्मिल को सोच करना पड़ा। सिपाही उन्हें रस्सी से बिना बांधे ही बाहर के शौचालय में ले गया और उन्हें छोड़कर वह कुश्तियां देखने लगा। राम प्रसाद बिस्मिल दीवार पर हाथ रखकर उस पर चढ़ भी गए, पर सिपाही को बेफिक्री से कुश्तियां देखते हुए उस पर दया आ गई और उसके साथ विश्वासघात करना उन्हें उचित नहीं लगा। जय हो।
बैरक का पहरा देने वाले सिपाही तो बिस्मिल का भरोसा करके सो भी जाया करते थे। वे जानते थे बिस्मिल ना तो सब भागेंगे ना किसी अन्य को भागने देंगे। मुकदमा लंबा चलता रहा और लखनऊ जेल में क्रांतिकारियों के दिन निकलते रहे। कभी कभी जेल में शनाख्ती की परेड भी होती थी। एक दिन रेलवे के उस डॉक्टर को शनाख्त के लिए बुलाया गया जिसी डिब्बे में सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लोहड़ी और अशफाकुल्ला खाकापुर स्टेशन से बैठे थे। वह राजेंद्र लोहड़ी और अशफाकुल्ला को पहचान गया। बख्शी देखने लगे थे। जब बख्शी काकुर स्टेशन के टिकट घर के अंदर दूसरे दर्जे के 3 टिकट लेने गए थे तो टिकट बाबू ने 2-3 बार नीचे से ऊपर तक देखा था। वह आसानी से उन्हें पहचान गया पर ना जाने क्या सोच समझ कर उन्होंने कह दिया कि यह युक्त टिकट लेने मेरे पास आ गया। 18 महीने मुकदमा चलते और होते रहते हुए दिन भी आ गया जब क्रांतिकारियों को फैसला सुना जाने वाला था। यह दिन उसके जीवन का विशेष दिन था। वह 6 अप्रैल 1927 का दिन था। लखनऊ के रिंग थिएटर भवन में काकोरी कांड का निर्णय सुनाया जाने लगा। पैदल और घुड़सवार पुलिस निरंतर गश्त लगा रही थी, कहीं कोई उपद्रव ना भड़क सके। उस दिन देश के अनेक सबूतों के भाग्य का निर्णय जानने के लिए नगरवासी भी भारी संख्या में रिंग थिएटर की ओर पहुंच रहे थे। क्रांतिकारी लोग तो उस दिन बहुत ही मस्ती में थे। एक साथ रहने का उनका आखिरी दिन था। उस दिन सब लोगों ने साथ साथ ही भोजन करने बैठे। राम प्रसाद बिस्मिल सब पाकी थे। जेल में वे सब अपने लिए भोजन बनाते थे और वहीं खाते थे। किसी के हाथ का नहीं। किसी ने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया, पंडित जी हम सभी जानते किस को फांसी और किस को लंबी सजाओं का फैसला सुनाया जाएगा। आज के बाद हम लोगों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। पता नहीं जीवन में फिर एक दूसरे को देखने का अवसर मिले या ना मिले। हम सभी की हार्दिक इच्छा है कि आप भी हमारे बीच बैठकर आनंद भोजन करें। पंडित राधाकृष्ण मिश्र ने अपने साथियों का प्रस्ताव मान लिया और वह अपने भोजन की थाली उठाकर वहां ले गए जहां सभी लोग भोजन करने वाले थे। अपनी थाली में का सामान उठाकर साथियों के मुंह में देने लगे। यह क्रम चल पड़ा। सभी साथियों ने भी थालियों में से एक और भोजन पंडित जी के मुंह में रख दिया। हर क्रांतिकारी ने अपने अन्य क्रांतिकारियों को अपने हाथ से कुछ न कुछ खिलाया। पहरेदार और जेल के अन्य कर्मचारी भी वेश्य में के साथ ये तमाशा देखने लगे। इस पारस्परिक प्रतिभोज में वे सम्मिलित हो गए। भोजन उपरांत विदाई समारोह का आयोजन हुआ। सम्मान सामग्री पहले से मंगा कर रख ली गई थी। कोई चंदन लगाने लगा तो कोई इत्र दान देकर सभी कपड़ों पित्र छिड़कने लगा तो कोई गुलाब जल छिड़क रहा था तो कोई पान की थाली हाथ में लिए अपने ही हाथ से सभी के मुंह में पान ठूस रहा था। इसके रोम रोम से मस्ती फूट रही थी और उन्हें देख देख कर जेल के लोगों की आंखों में आंसू चला रहे थे। सभी तरह से लोग प्रतीक्षारत गाड़ियों में जाकर बैठे और रास्ते भर में लोग सामूहिक सभरों में बिस्मिल जी का प्रेरणा गति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मित्रों ये अमर पंक्ति जो सदा सदा के लिए अमर होगी, ये इस पंक्ति के जनक राम प्रसाद बिस्मिल जी है। मैं इस पंक्ति को पुनः आपके समक्ष दोहराना चाहूंगा। बिस्मिल जी का प्रेरणा गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। गा तेरे अदालत में प्रवेश
करने से पूर्व एक बार फिर पूरा गीत गाया गया। गीत की समाप्ति के पश्चात भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया गया। इस प्रकार से के झूमते टलाते हुए देश के दीवाने अपने अपने भाग्य का फैसला सुनने के लिए अदालत के अंदर जा पहुंचे। अदालत के अंदर एक मनहूस खामोशी छाई हुई थी। अंग्रेज जज साहब फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठे थे। वे अपना सामान लखनऊ स्टेशन पर भेज चुके थे। फैसला सुनाने के बाद सीधे स्टेशन पहुंचकर उन्हें झांसी के लिए गाड़ी पकड़नी थी। वे बहुत लंबी छुट्टी पर विलायत जा रहे थे। उसका चिंतन था कि फैसला सुनने के पश्चात क्रांतिकारियों के हिमायती लोग उन्हें पर दाव लगा सकते हैं। अपने फैसले में उन्हें निम्नलिखित फैसले पर सजा सुनाई। इनके फैसले में निम्नलिखित सजा सुनाएगी। 1 नंबर पर राम प्रसाद बिस्मिल फांसी, 2 नंबर पर रोशन सिंह फांसी, 3 नंबर पर राजेंद्र सिंह लाहौरी फांसी, 4 नंबर पर सचिंद्र नाथ सालन ने आजन्म काला पानी, मनमनाथ गुप्त 14 वर्ष का कारावास, 6 नंबर पर है योगेश चंद्र चटर्जी 10 वर्ष का कारावास, 7वें नंबर पर मुकुंदी लाल 10 वर्ष का कारावास, 8वें नंबर पर गोविंद चरण 10 वर्ष का कारावास, 9 नंबर पर राजकुमार सिंह 10 वर्ष का कारावास, 10 नंबर पर रामकृष्ण खत्री 10 वर्ष का कारावास, 11 वर्ष पर विष्णु शरण दुबली 7 वर्ष का कारावास, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य 7 वर्ष का 13 नंबर पर भूपेंद्र नाथ सालन 5 वर्ष का कारावास, 14 नंबर पर रामदुल्ला त्रिवेदी 5 वर्ष का कारावास, 15 नंबर पर रामकृष्ण खन्ना 5 वर्ष का कारावास, 16 नंबर पर रामनाथ पांडे 5 वर्ष का कारावास, 17 नंबर पर पणवेश चटर्जी 4 वर्ष का कारावास, 18 बनवारी लाल जी इकबाली का भाव होने पर भी 5 वर्ष का कारावास, सत्येंद्रनाथ विश्वास प्रमाण न मिलने से बरी, हर गोविंद प्रमाण न मिलने से बरी, सेठ दामोदर अत्यधिक बीमार होने से बरी, बनवारी लाल मुखबिर होने के कारण बरी, इंद्रभूषण मित्र मुखबिर होने के कारण बरी, चंद्रनाथ बख्शी बाद में पकड़ जाने पर पूरक मुकदमे में आजन्म काला पानी, 25 नंबर पर शफाकुल्ला खा बाद में पकड़ जाने पर पूरक मुकदमे में फांसी, चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े ही नहीं गए। जय हो। मित्रों, इसमें से कुछ लोगों को फांसी, जो मुख्य धारा में क्रांतिकारी थे, उन लोगों को फांसी दी गई है और बाकियों को काला पानी 14 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष है। ये जो 14 वर्ष है, यह काला पानी है, ये इसमें भी जीवन का दी एंड है। इतनी बड़ी सजा काट के, इतनी यातनाएं सह के कोई कुछ करने धरने के लायक ही नहीं बचता। वो इतना लायक भी ना बचता कि वो अपने शरीर का ही ठीक कर सके। क्रांतिकारी गतिविधियों को तो कहां से आगे बढ़ाते हैं, तोड़ दिया करते, निचोड़ दिया करते, जितना भी उनके साथ हुआ करता उनके साथ वो अन्याय अत्याचार किया करते हैं। मित्रों, एक तो वे देश के दुश्मन हमें लूटने के लिए, हमें पीटने के लिए यहाँ घुसे हुए थे, और जो नौजवान जोश जवानी में उनके सामने जाते थे और वे अन्याय अत्याचार करते थे, तो स्वाभाविक बात है, जो गलत करता नहीं, जो ठीक करने के लिए परेशान हो रहा लग रहा है, तो उसमें क्रोध होना, आवेश होना, आक्रोश होना, पलट का प्रत्युत्तर देना, ये स्वाभाविक बात है। फैसले का कुछ आभास क्रांतिकारियों को पहले से था। उन्हें आश्चर्य हुआ तो केवल रोशन सिंह को फांसी का दंड सुनकर, क्योंकि वह काकोरी एक्शन में सम्मिलित नहीं थे। अपने लिए फांसी का दंड सुनकर साहब को धन्यवाद दिया। फैसला सुनने के साथ अदालत में क्रांतिकारी एक दूसरे के गले लग कर मिलने लगे। जो छोटे थे उन्होंने बड़ों के पैर छुए। कुछ लोग पुष्पहार ले आए थे, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्हें पुष्पहार पहनाए गए थे। जय हो।
फैसला सुनने के पश्चात जो ही क्रांतिकारी लोग बाहर निकले, जनता उनके स्वागत के लिए झपट पड़ी। जनता ने सभी क्रांतिकारियों को हार फूलों से लाद दिया। कुछ लोग अपने साथ मिठाई लेकर गए थे। क्रांतिकारियों को जी भर कर मिठाई खिलाई थी। सब लोगों से विदा लेकर गीत गाते हुए भारत माता की जय तथा वंदे मातरम का जय घोष करते हुए क्रांतिकारीगण गाड़ियों में बैठकर जेल की तरफ चल दिए। फैसला दिए जाने के पश्चात उसी दिन क्रांतिकारियों को पथक पथक कोठरियों में रखा जाने लगा, किंतु सभी के आग्रह से उसी दिन एक साथ रहने की अनुमति मिल गई। उस रात उन्होंने जश्न मनाया और मस्ती से गीत और भजन गाए। अगले दिन उन्होंने पथक पथक कोठरियों में रखा गया। फांसी की सजा पाए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, रोशन सिंह को इलाहाबाद और राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा जेल में भेज दिया गया। भरपूर मुकदमे में फांसी की सजा पाए इशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में रखा गया। जनता की ओर से फांसी की सजा कम कराने के लिए जोरदार आंदोलन आरंभ किया गया। केंद्रीय असेंबली के सैकड़ों सदस्यों ने हस्ताक्षरों से युक्त आवेदन पत्र सरकार को दिया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। क्रांति अपील की गई थी कि और मामला प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा जाए, पर कोई परिणाम नहीं निकाला गया। केंद्रीय असेंबली के सैकड़ों सदस्यों के हस्ताक्षरों युक्त आंदोलन पत्र सरकार को दिए गए थे, पर कोई परिणाम नहीं निकला। क्रांतिकारियों की ओर से अपील की गई थी और मामला प्रेसिडेंसी काउंसिल तक पहुंच गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार को तो 2 बार फांसी की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ी, पर सजाएं कम नहीं की गई। सरकार की ओर से भी सजाएं बढ़ाने की अपील की गई। कुछ लोगों की सजा बढ़ा दी गई। जिन लोगों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई थी, उनकी सजाएं बढ़ाकर आजन्म काले पानी की सजा कर दी गई थी और उनको 7-7 वर्ष की सजा दी गई। उनकी सजाएं 10-10 वर्ष तक कर दी गई। मनतनाथ गुप्त की सजा इसलिए नहीं बढ़ाएगी क्योंकि उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर जेल में रखा गया, फांसी के पूर्व उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ मिली भगत से और कुछ चोरी छिपे उन्होंने फांसी की कोठरी में अपनी आत्मकथा लिख डाली। यह आत्मकथा उन्होंने 3 बार में जेल से बाहर भेजी। आत्मकथा का अंतिम खंड फांसी से 3 दिन पहले ही बाहर भेजा गया था। गोरखपुर के पत्रकार दशरथ प्रसाद त्रिवेदी के पास बिस्मिल की आत्मकथा भेजी गई थी। उसके पास से यह आत्मकथा कानपुर में गणेश शंकर विद्यालय प्रेस में छप गई। सरकार ने शीघ्र ही राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा की प्रतियां जब्त कर ली। मुआमला कर रहे हैं उनके विचारधारा को तहस नहस करने के लिए, कुचलने के लिए। कितना भय, कितना खौफ, कहीं से भी वो विचारधारा चिंगारी और चिंगारी से एक ज्वालामुखी न बन जाए। ये खौफ, ये भय, ये डर किस लिए? वो इसलिए कि उन्हें पता था कि वे गलत हैं, वे गलत कार्य कर रहे हैं, वे गलत तरीके से दूसरे देश में घुसे हैं और उन पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं और वहां की जनता इन अन्याय अत्याचारी कुकर्मों से परेशान है, त्राही। तो मित्रों, क्रांति कथा के अंतिम भाग में यही संदेश देना चाहूंगा, जो इंसान गलत होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं भय भी विद्यमान होता है। मित्रों, आज की क्रांति कथा का समय समाप्त होने जा रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की क्रांति कथा है, एकदम जल्दबाजी से उसको समाप्त नहीं करना चाहता। 2.5 पेज है, इस 2.5 पेज को हम क्रांति कथा के कल वाले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी को जय हिंद। एक मिनट की बात और रह गई है जो क्षमा प्रार्थी रहूंगा। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें चंद्रशेखर आजाद जी का इसमें कांड में भी हैं,
इस महान चंद्रशेखर आजाद जो आज़ाद रहे, आजीवन उन्होंने वचन दिया था आज़ाद रहने का, और वे गोली सदैव अपने पास अतिरिक्त लेकर चलते थे, जब फंस जाओ तो गोली अपने सर में मारनी है और कहानी खत्म करनी है। इसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की आज जयंती है। हम तपस्वी आदर्श परिवार के समस्त भक्तजनों की ओर से, समस्त देश भक्तों की ओर से महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को सत सत नमन करते हैं।